तो दोस्तों ज्यादातर लोगों के मन में यह सवाल है, जो कि एज अ स्पेक्टेटर बाहर से इस पूरे के पूरे प्रोटेस्ट को होते हुए देख रहे हैं, कि अगर फार्मर्स को यह बिल पसंद नहीं है तो सरकार इसे वापस क्यों नहीं ले लेती। अच्छा है या बुरा हमें नहीं पता, मगर अगर किसानों को बिल पसंद नहीं है तो क्यों खामखा में आपने पूरी दिल्ली को ब्लॉक करा हुआ है, प्रोटेस्ट को बढ़ावा दे रहे हैं। आप ये बिल वापस ले लीजिए, किसान अपने घर चले जाएंगे और सारा मुद्दा खत्म हो जाएगा। दोस्तों इस बात को समझने के लिए आपको एक चीज को समझना पड़ेगा। छोटा सा उदाहरण, बेसिकली हम सब अपने बचपन के फेज से निकले हुए हैं और कुछ लोग तो इस समय पेरेंट्स होंगे और उनके बच्चे भी होंगे। तो आप लोग जरा इस बात को सोचिए, अगर आपका बच्चा किसी बीमारी से बीमार है, क्योंकि हम कहते हैं बच्चे अच्छे मन के सच्चे होते हैं, उनके मन में कोई द्वेष नहीं होता, कोई भावना गलत नहीं होती और ना ही उनमें इतना तेज होता है कि वे समझ पाए कि क्या सही है और क्या गलत। तो अगर वो बच्चा बीमार हो जाता है तो आप लोग अपने मम्मी डैडी से जाके पूछिए, या खुद आप अगर पेरेंट्स हैं तो आप देखेंगे क्या उस बच्चे को दवाई खिलाना आसान होता है? क्या वो बच्चा खुशी खुशी आके वो दवाई पी लेता है, दवाई खा लेता है, बोलता है मम्मी मम्मी मेरे को दवाई दो? क्या ऐसा होता है? दोस्तों ऐसा नहीं होता। अब दूसरा सवाल आप अपने आप से पूछिए, एज अ पेरेंट, या अपने मम्मी डैडी से पूछिए कि एज अ पेरेंट आप अगर दवाई नहीं पी रहे, या आपका बच्चा अगर दवाई नहीं पी रहा था बचपन में, तो क्या उन्होंने आपको फिर दवाई नहीं पिलाई है सोच के क्योंकि मेरे बच्चे को तो पसंद नहीं है, वो रो देगा, वो उल्टी कर देगा? दोस्तों बिल्कुल नहीं, उन्होंने वो आपको दवाई पिलाई चाहे आपको पसंद है या नहीं, क्योंकि आपकी बीमारी का इलाज उस दवाई पर निर्भर करता है। उसी प्रकार से दोस्तों हमारे किसान सच्चे मन के अच्छे और भोले हैं। अगर उनको ये बिल समझ नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये बिल गलत है। ये बिल उनकी पूरी इतने समय से हमारे अर्थव्यवस्था में बनी किसानी की बीमारी का इलाज है। बीमारी क्या है दोस्तों? एक जमाने पे हमारे देश की मैक्सिमम जीडीपी को कंट्रीब्यूट करने वाली एग्रीकल्चर आज हमारे देश की जीडीपी में कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा। एक जमाने पे देश में इतने सारे किसान होते थे और इतना सारे लोग कृषि क्षेत्र में होते थे, मगर आज की डेट में वो नंबर गिरता जा रहा है। और ऐसा गिर रहा है कि जो लोग अभी कृषि क्षेत्र में हैं वो ये कह रहे हैं कि उनके बच्चे आगे इस फील्ड को ऑप्ट नहीं करना चाहते। दोस्तों इतनी सारी आत्महत्याएं हम लोग पढ़ते हैं, इतना सारा डेटा अवेलेबल है और हर बार संसद में हाहाकार मचता है कि इस किसान ने इस प्रदेश में आत्महत्या करी, उस किसान ने उस प्रदेश में आत्महत्या करी। आप लोग सोच के देखिए, आजादी के 70 सालों के बाद भी हमको किसानों को सालाना 6,000 रुपए देने की एक स्कीम लानी पड़ी। इतना बीमार ये पूरी की पूरी कृषि व्यवस्था है और उसकी अगर दवाई कोई चीज आई है तो हम उसको देने में हिचकिचा रहे हैं, उसको हम अपने किसान भाइयों को समझा नहीं पा रहे हैं। दोस्तों अगर सच में पुराना कृषि व्यवस्था अच्छी होती तो ये सारे के सारी चीजें हम लोगों को नहीं देखनी पड़ती और हमारे देश का किसान खुशहाल होता और देश में कृषि क्षेत्र फल फूल रहा होता। दोस्तों दूसरा मिथ जो फैलाया जा रहा है वो फैलाया जा रहा है प्राइवेटाइजेशन के बारे में, और इस मिथ को फैलाने के लिए जो लोग एग्जांपल यूज कर रहे हैं वो यूज करें एमटीएनएल बीएसएनएल वर्सेस जियो का, कि कैसे जियो ने आके एमटीएनएल बीएसएनएल को बर्बाद कर दिया। हंसने की बात तो यह है कि जो लोग इस एग्जांपल को इस्तेमाल कर रहे हैं वो खुद जियो के सिम इस्तेमाल करके और जियो का इंटरनेट यूज करके इन मैसेजेस को व्हाट्सएप और फेसबुक पे पोस्ट कर रहे हैं। आप अगर उन लोगों से बोलिए कि सर एमटीएनएल बीएसएनएल के नेटवर्क तो अभी भी अवेलेबल है, आप जाएं तो उनका नेटवर्क यूज कर लें, आप जियो का नेटवर्क क्यों यूज कर रहे हैं, आपको कौन फोर्स कर रहा है? मगर वो जाएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि जियो का नेटवर्क अच्छी सर्विस देता है, अच्छे प्राइसेस पे इंटरनेट ऑफर करता है, जो कि एमटीएनएल और बीएसएनएल कभी भी नहीं कर सकते। जैसे मैं प्राइवेट बैंक को प्रेफर करता हूं एक स्टेट बैंक के ऊपर। क्यों? क्योंकि मेरे को अपनी एक प्रॉब्लम को लेकर अपने प्राइवेट बैंक में सिर्फ एक व्यक्ति के पास जाना पड़ता है, तो कई बार सिर्फ एक फोन कॉल पे ही वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। मुझे स्टेट बैंक की तरह नेक्स्ट काउंटर नहीं करना पड़ता। और इसी तरीके से बहुत सारी सर्विसेज ऐसी हैं जो प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर से बेटर दे पाता है, और आप मैं हम सब मिलकर उस सब का मजा लूट रहे हैं। मगर जब ये बात किसानों के लिए आती है तो फिर हम लोग उनको क्यों वही सरकारी व्यवस्थाओं पे, एपीएमसी के वही धक्का मारी पे छोड़ना चाहते हैं? हम लोग क्यों उनको प्राइवेट सेक्टर्स के ऑप्शंस नहीं देना चाहते? दोस्तों सबसे ज्यादा विरोध प्राइवेट सेक्टर का इस समय कर रहे किसान यूनियंस हैं। यूनियंस, क्योंकि मैं यूनियंस का पार्ट रह चुका हूं तो मुझे पता है कि यूनियंस की वर्किंग कैसे होती है। आप लोगों को समझना पड़ेगा कि यूनियंस बेसिकली चाहती ही नहीं है कि इंडिया में कोई भी चीज प्राइवेटाइज्ड हो। इसके पीछे का कारण सिंपल है, क्योंकि आप अगर भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान को पढ़ें तो उसके अंदर आप लोग पढ़ेंगे कि आर्टिकल 19 के अंदर देश के अंदर एसोसिएशंस और यूनियंस बनाने का राइट, फंडामेंटल राइट बेसिकली सबको दिया गया है। मगर वो फंडामेंटल राइट सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर के लिए है, यानी सिर्फ सरकारी संस्थाओं के अंदर ये यूनियंस और ये सारी की सारी एसोसिएशंस बन सकती हैं। प्राइवेट सेक्टर के अंदर कोई भी यूनियन और कोई भी एसोसिएशन नहीं बनती। आपने कभी सुना ही नहीं होगा कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की कोई यूनियन है, ना गूगल की यूनियन के बारे में आपने सुना होगा, ना आईबीएम की यूनियन के बारे में आपने सुना होगा। तो दोस्तों क्या होता है, जब यूनियन नहीं रहेगी तो यूनियन का कोई लीडर नहीं रहेगा, और जब यूनियन का कोई लीडर नहीं रहेगा तो नेतागिरी नहीं रहेगी, और जब नेतागिरी नहीं रहेगी तो फिर
गलत काम कैसे होंगे? तो दोस्तों उसी तरीके से किसान यूनियन नहीं चाहती कि प्राइवेटाइजेशन हो, क्योंकि उसके बाद उनकी नेतागिरी खत्म हो जाएगी। दोस्तों सरकार ने वैसे ही मेंशन करा है कि वो एपीएमसी को बंद नहीं करने वाले, और अगर फिर भी अगर कुछ लोगों के मन में अभी भी शंका है कि प्राइवेटाइजेशन सच में अच्छा नहीं है, तो सरकार ने इसे बार बार मेक श्योर करा है कि एपीएमसी और पुराने सिस्टम कहीं नहीं जा रहे हैं। हम एक नया सिस्टम लेके आ रहे हैं और किसानों के पास आपकी और मेरी तरह चॉइसेस हैं कि वो या तो अपने पुराने सिस्टम जो कि सरकारी सिस्टम उसे यूज करें, नहीं तो प्राइवेट सिस्टम पे जाए। आपकी और मेरी तरह वो चाहे तो एसबीआई यूज कर ले, नहीं तो आईसीआईसीआई यूज कर ले, वो चाहे तो एयर इंडिया में चले जाए या इंडिगो में चले जाए। इसी तरीके से किसानों के पास ऑप्शंस तो होने ही चाहिए, और हम लोग ऑप्शंस का विरोध क्यों कर रहे हैं? ज्यादा सवाल जो उठ रहे हैं वो उठ रहे हैं एमएसपी के बारे में। पहली चीज तो हमें ये समझना जरूरी है कि एमएसपी और एपीएमसी अलग अलग चीजें हैं। एमएसपी एक प्राइस है जो सरकार द्वारा दिया जाता है किसी फसल के लिए, और एपीएमसी मंडी है। तो एपीएमसी के ना होने से प्राइस का सरकार द्वारा दिए जाने का कोई भी तुक नहीं बनता, तो इसलिए एपीएमसी और खत्म भी हो जाए एमएसपी चलता ही रहेगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये सरकार का अलग सिस्टम है। अब एमएसपी होता क्या है? एमएसपी एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है। सोइंग से पहले यानी किसी भी फसल को बोने से पहले सरकार बता देती है कि इस फसल को मिनिमम इतने दामों पर खरीदा जाएगा। तो क्या ये सारी फसलों के लिए होता है? जी नहीं दोस्तों, सिर्फ 23 फसलों के लिए, यानी पूरे भारत में जहां पे 100 से भी ज्यादा फसलें उगती है, सिर्फ 23 फसलों के अंदर सरकार एमएसपी की सुविधा देती है। और एमएसपी की सुविधा सरकार देती है तो फिर किसानों के मन में यह होता है कि मेरी फसल इतने दाम पे बिक जाएगी। मगर इस पूरे के पूरे सिस्टम का जो सबसे बड़ी शॉर्टकमिंग है वो ये है कि एमएसपी लीगली बाउंड नहीं है, यानी कोई भी व्यक्ति के ऊपर फोर्स नहीं है कि वो उसको एमएसपी पे ही खरीदे। तो होता क्या है, जब किसान अपनी फसल लेके एपीएमसी मंडी में जाता है, सरकार ने एमएसपी तो 1888 दी हुई है, मगर मार्केट का रेट 1500 रुपए है। तो क्योंकि ये लीगली बाउंड नहीं है, इसलिए किसान की फसल को एमएसपी पे नहीं खरीदा जाता। अगर आप शांता कुमार की एक रिपोर्ट को देखें तो उस रिपोर्ट के हिसाब से 6% किसानों को पूरे भारत में एमएसपी का फायदा होता है। ये 6% किसान पैडी और वीट के हैं। दोस्तों आप लोगों को बता दूं, इन 23 प्रोडक्ट्स के अंदर सबसे ज्यादा प्रोक्योरमेंट जो होती है वो पैडी और वीट की ही होती है। बाकी जगहों की जो प्रोक्योरमेंट सरकार द्वारा होती है वो बहुत ही कम होती है। अब प्रोक्योरमेंट की बात क्यों आ रही है? प्रोक्योरमेंट की बात इसलिए आ रही है क्योंकि जब कोई और उसे मंडी में सामान को एमएसपी पे नहीं खरीदता, तो ये सारा का सारा सामान जो है सरकार प्रोक्योर करती है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के लिए। मगर क्या सरकार सारा प्रोक्योर कर पाती है? जी नहीं दोस्तों। और रिपोर्टों के हिसाब से जाएं तो सरकार अपनी पूरी की पूरी कैपेसिटी का सिर्फ 60% या 50% ही सामान प्रोक्योर कर पाती है। समझ ही लिया होगा कि किस प्रकार से कुछ ही किसानों को एमएसपी का फायदा होता है, और साथ में वो फायदा सिर्फ और सिर्फ सरकार के प्रोक्योरमेंट की वजह से होता है, ना कि एपीएमसी मंडी में सामान की बिकने की वजह से। तो इसलिए अगर एपीएमसी मंडी चली भी जाए, सरकार प्रोक्योरमेंट करती रहेगी, क्योंकि हमारे देश में राशन शॉप्स और फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जब तक लोग हैं वो रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि हमारा देश एक गरीब देश है और वहां पे बहुत सारे लोगों को कम रेट पे राशन देना सरकार की जिम्मेदारी है। तो सरकार कोई भी हो वो इस कदम से पीछे कभी भी नहीं हटने वाली, और यही चीज नरेंद्र मोदी सरकार ने बार बार कही है कि एमएसपी कहीं नहीं जाएगा, प्रोक्योरमेंट होएगा ही होएगा। और अभी रिसेंटली हुई मीटिंग के हिसाब से तो सरकार इस बात को लिख के देने को भी तैयार है कि एमएसपी सच में कहीं नहीं जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये एमएसपी वाला इशू भी यहां खत्म हो जाना चाहिए। एमएसपी के बाद जो सबसे बड़ा भ्रम फैलाया जा रहा है वो फैलाया जा रहा है कि किसानों की जमीन प्राइवेट कंपनी द्वारा हड़प ली जाएगी, यानी लैंड एक्विजिशन हो जाएगा प्राइवेट कंपनीज द्वारा। दोस्तों उसके बारे में तो कोई आश्वासन देने की सरकार को जरूरत भी नहीं है, और ना ही मुझे उसके बारे में कोई आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत है, क्योंकि अगर आपने बिल पढ़ा हुआ है और आप ऐसे ही लोगों को गुमराह नहीं कर रहे हैं, तो आपको पता होगा कि फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन बिल के सेक्शन 8 के अंदर स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है, नो कॉन्ट्रैक्ट शेल बी एंटर्ड ऑन बेसिस ऑफ मॉर्टगेज, लीज, सेल ऑफ लैंड। सिंपल सी इंग्लिश है, लिखा हुआ है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता जमीन को खरीदने को लेकर, जमीन को लीज पे लेने को लेकर, या जमीन को किराए पे लेने को लेकर। और यहां तक कि दूसरे क्लॉज में यह तक भी बोला गया है कि अगर जमीन पे कोई स्ट्रक्चर बनाया जाता है किसी प्राइवेट कंपनी द्वारा किसान की खेती के लिए, तो वो उसको हटाना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद, और किसान को जमीन वापस करनी पड़ेगी उसी तरीके से जिस तरीके से वो जमीन पहले थी। अगर वो कंपनी वो ये नहीं कर पाती है तो वो सारा का सारा स्ट्रक्चर जो है वो किसान का माना जाएगा। दोस्तों लैंड एक्विजिशन के ऊपर डायरेक्ट कानून होने की वजह से कोई भी कंपनी लैंड एक्विजिशन नहीं कर सकती। मगर अगर फिर भी कोई व्यक्ति इतना अपने आप में वो बनता है और कहता है कि ये तो लिखने की बातें हैं, तो दोस्तों हमारा पूरा का पूरा देश का कानून एक ऐसे ही तरीके से लिखा ही गया है जिसको फॉलो करा जाता है। आप ये अगर मनगढ़ंत बातें फैलाएं कि उसको फॉलो नहीं किया जाएगा, कंपनी अपनी मनमानी चलाएगी, तो फिर तो आप भड़काने के अलावा और कोई काम कर ही नहीं रहे हैं।
तो एक और बात जो लोगों के मन में फैलाई जा रही है वो यह है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आर एंटी फार्मर, और वो किसान विरोधी है और किसानों को उससे नुकसान होगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, आप लोग बिग बास्केट का ऐड देखते हैं, वो कैसे बताते हैं कि कैसे हम अपनी सारी की सारी चीज़ों को फार्म से फ्रेश लेकर आते हैं। दोस्तों वो ऐड कैसे दिखा पा रहे हैं? क्या वो झूठ बोल रहे हैं? नहीं। अगर वो झूठ बोल रहे होते तो अब तक उन पर कई करोड़ों के केस हो गए होते। दोस्तों बिग बास्केट, रिलायंस फ्रेश और कितनी बतेरी मल्टीनेशनल कंपनीज जो वेजिटेबल स्टोर्स को चला रही हैं, वो अपने बहुत सारे वेजिटेबल्स को डायरेक्टली फार्म से प्रोक्योर करते हैं और आप लोगों को सेल करते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर। इंडिया गेट बासमती राइस, शक्ति बोगाटा, क्या ये लोग अपनी आइटम्स को एपीएमसी मंडी से खरीदते हैं? नहीं, ये लोग भी इसको डायरेक्टली फार्म से प्रोक्योर करते हैं। दोस्तों किसान केचप और जैम जैसी कितनी सारी ऑर्गेनाइजेशन भी डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के थ्रू अपने गुड्स को मंगाती है। लेज, मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया कि लेज अपने आलू एपीएमसी मंडी से खरीदता होगा। उनके आलू की एक स्पेसिफिकेशन होती है जो वो किसानों को बताते हैं और किसान उसी स्पेसिफिकेशन का वो आलू उगाते हैं और लेज उनको डायरेक्टली फार्म से खरीदता है। तो पिछले 10-12 सालों से ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्टिंग फार्मिंग इंडिया में चल रही है, और जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इंडिया में चल रही है तो अब तक कोई नुकसान नहीं हो तो आगे नुकसान कैसे होगा? वैसे भी जब हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो हमें समझना चाहिए कि इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट लॉ जो है वो ये कहता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट तभी माना जाता है जब दोनों बंदे उसको म्यूचुअली एग्री कर रहे हो। म्यूचुअली एग्री मतलब आप भी राजी और मैं भी राजी, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीएबल होगा और वो एनफोर्सेबल होगा। अब जब हम एक किसान की बात कर रहे हैं तो एक किसान जो इतने से बीच से इतनी बड़ी फसल उगा के पूरे देश का पेट भरता है, क्या वो इतना बेवकूफ होगा कि वो किसी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में घुसेगा जहां पे उसका नुकसान होगा? और मैं मान भी लेता हूं कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में किसान को जबरदस्ती घुसाया गया तो कोहर्जन और फिड्यूशियरी रिलेशनशिप के बेसिस पे एक कॉन्ट्रैक्ट क्लॉज और होता है जिसके अंदर आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करा सकते हैं एट एनी स्टेज। तो दोस्तों एक और बात जो इस बिल के रिलेटेड भ्रम के रूप में फैलाई जा रही है किसानों को गुमराह करने के लिए, वो ये है कि इस बिल के अंदर लिखा गया है कि आप एसडीएम और डीएम के पास जा सकते हैं अपनी कंप्लेंट को लेकर, और किसान एसडीएम और डीएम के पास जा सकता है मगर कोर्ट नहीं जा सकता। दोस्तों पहली बात तो बिल में कहीं पे भी नहीं लिखा कि वो कोर्ट नहीं जा सकता। दूसरी बात ये कि जो लोग ये आपको बता रहे हैं कि वो एसडीएम और डीएम के पास जा सकता है और कोर्ट नहीं जा सकता, वो आपको गलत बता रहे हैं। भारत के संविधान के हिसाब से अपैलेट ज्यूरिडिक्शन के अंदर अगर कोई भी लोअर अथॉरिटी, यानी चाहे वो आपका एसडीएम हो सकता है, डीएम हो सकता है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हो सकता है, ऐसी अथॉरिटी जो अपने आप को एक कोर्ट के हिसाब से वर्क कर रही है, उसका जो भी ऑर्डर है वो हाई कोर्ट के अंदर अपील किया जा सकता है। तो पहली बात तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप अगर एसडीएम डीएम के पास गए तो आप हाई कोर्ट नहीं जा सकते। अगर आपके पास एसडीएम डीएम का ऑर्डर है और आप उससे संतुष्ट नहीं है तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। सरकार इस बात पे मान गई है कि वो हाई कोर्ट का लिख के भी दे देगी अगर किसानों को उसमें विरोध है तो। मगर पहली बात हमें समझनी पड़ेगी सरकार ने एसडीएम और डीएम लिखा क्यों हाई कोर्ट और कोर्ट की जगह पे, और किसान को क्यों बोला कि आप पहले एसडीएम और डीएम के पास जाएं। तो दोस्तों ये कारण सिंपल है, क्योंकि आप अगर लोअर कोर्ट में कोई केस फाइल करने जाते हैं तो उसका जो कागजी कार्रवाई और उसका जो समय है वो बहुत ही ज्यादा और टाइम कंज्यूमिंग और मनी कंज्यूमिंग है। यहां पे आप अगर एसडीएम के पास कोई कंप्लेंट लेके जाना चाहो तो आप डायरेक्टली एक कागज पे कंप्लेंट लिख के एसडीएम के पास जा सकते हैं और एसडीएम उसका निवारण कर देगा। इसी तरीके से सरकार चाहती थी कि किसान आसानी से किसी वन पॉइंट ऑफ सोर्स पे जाएं और अपना प्रॉब्लम को बताएं। तो एसडीएम और डीएम एक बहुत ही अच्छा मीडियम हो सकते थे, मगर अगर सरकार राजी है और किसान हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट में जाना चाहते हैं तो उसका प्रोविजन भी सरकार अब बिल पे डाल देगी और आप किसान वहां पे भी जा सकते हैं। दोस्तों मगर जो लोग आपको एसडीएम और डीएम के बारे में बातें बता के भड़का रहे थे, वो लोग आपको बिल के अंदर लिखी गई अच्छी बातें नहीं बता रहे थे। क्यों? क्योंकि उससे उनका प्रोपेगेंडा नहीं सर्व होता। आप अगर बिल को ढंग से पढ़ें तो बिल के अंदर 3 इतने बढ़िया क्लॉजेस लिखे गए हैं एसडीएम के पावर्स में कि एसडीएम के पास इतनी ताकत है कि अगर कोई किसान का बकाया किसी कंपनी के पास रह जाता है तो एसडीएम अपने ऑर्डर से उसके बकाये का 1.5 गुना किसान को लाके दे सकता है। यानी आपका अगर 1 लाख रुपए का अमाउंट ड्यू था और कंपनी ने वो पे नहीं करा तो एसडीएम के ऑर्डर से आपको 1 लाख प्लस उसका 1.5 गुना यानी 1.5 लाख रुपए और मिलेंगे। दोस्तों वहीं पे अगर किसान की फसल बर्बाद हो जाती है किसी बारिश में या किसी आपदा में, तो एसडीएम के पास पूरी पावर है कि वो प्राइवेट कंपनी को किसान से कोई भी कीमत ना चुकाने के लिए बोलने दे। यानी अगर कोई ऐसा फोर्स मेजर करके कोई कंडीशन हो जाती है और किसान को पता नहीं होता कि आगे फ्यूचर में बारिश आ जाएगी, ओले पड़ जाएंगे, उसकी फसल बर्बाद हो जाती है, तो कंपनी किसान को कोई भी फाइन नहीं कर सकती। इतने अच्छे फीचर्स होने के बावजूद लोग आपको एसडीएम और डीएम पे भड़काने पे लगे हुए हैं और हम लोग बिना बिल को पढ़े, बिना कुछ सोचे समझे, बिना भारतीय कानून को जाने में उन पे भड़क रहे हैं।
दोस्तों ऐसी एक डिबेट के अंदर किसी व्यक्ति ने मुझे बोला कि सरकार ने एसडीएम और डीएम इसलिए डाले हैं बिल के अंदर क्योंकि एसडीएम और डीएम को खरीदना आसान है, प्राइवेट कंपनियां उन्हें पैसे देंगी और उन्हें खरीद लेंगी। दोस्तों अगर हम इस आर्ग्यूमेंट से जाएं तो एसडीएम डीएम क्यों, हाई कोर्ट के जज को भी खरीदा जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी खरीदा जा सकता है, मैं तो कहता हूं राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भी तो खरीदा जा सकता है। तो ये आर्ग्यूमेंट्स बहुत ही ज्यादा वाइल हैं और हमें ऐसे आर्ग्यूमेंट्स को बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए। अगर इसको खरीदा जा सकता है, उसको खरीदा जा सकता है, कानून कौन मानता है, अगर हम इसी डिबेट पे आएंगे तो ये देश रिपब्लिक ना होकर एक बनाना रिपब्लिक बन जाएगा और हम फिर अपने संविधान पे भी क्यों ही विश्वास कर रहे हैं अगर कुछ भी हो सकता है तो। इसलिए हम लोगों को अपने आर्ग्यूमेंट्स के डिस्कोर्स को ऐसे लेवल पर नहीं लाना चाहिए। तो बहुत सारे लोग फिर ये वाली बात फैला रहे हैं कि किस प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट के समय जब किसान को जो रेट दिया जाएगा और वो रेट अगर कम हुआ उस समय जब हार्वेस्ट हो रहा है उस रेट से तो किसान को तो नुकसान हो जाएगा और कंपनी का मुनाफा हो जाएगा। तो दोस्तों इस बारे में कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एक्ट है उसके सेक्शन 5 के अंदर स्पेसिफिकली सरकार ने मेंशन किया है सेक्शन 5 के अंदर कि किस प्रकार से अगर वेरिएशन आता है रेट्स के अंदर तो फिर कंपनी को एक्सप्लिसिटली अपने कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन करना है एक गारंटीड प्राइस जो किसान को वो देगी उस वेरिएशन की वजह से और साथ के साथ उसके ऊपर रेफरेंस लेगी, वो रेफरेंस ओपन मार्केट से लिया जाएगा। तो इस तरीके से अगर वेरिएशन ज्यादा प्राइस में आता है तो किसान वहां पे भी सिक्योर रहता है। मगर जिन लोगों ने इस एक्ट को नहीं पढ़ा और वो भ्रम फैलाना चाहते हैं वो ये भ्रम फैला रहे हैं। तो सेक ऑफ ऑपोजिशन इस बिल का ऐसा ऑपोजिशन कर रहे हैं कि आप अगर उसे सुनेंगे तो आप हंस पड़ेंगे। एक इंटरव्यू में बीक्यू के प्रेसिडेंट टकैत साहब ने फार्म प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल के सेक्शन 6 जिसके अंदर सरकार ने किसानों को बाहर सामान बेचने पर टैक्स में छूट दी है उस तक पर सवाल उठा दिया। टकैत साहब का कहना था कि टैक्स में छूट क्यों दी जा रही है। दोस्तों पहली बार जिंदगी में मैं किसी यूनियन के प्रेसिडेंट या फिर किसी यूनियन को यह कहते हुए सुन रहा हूं कि हमारे जो बिजनेस मॉड्यूल है उसके अंदर टैक्स क्यों नहीं लगाया जा रहा। आज तक लोग ये कहते थे कि टैक्स ना लगाओ, टैक्स छोड़ दो, मगर टकैत साहब का मानना है कि टैक्स लगाना चाहिए। दोस्तों अब कुछ लोग ये कहेंगे कि भाई साहब टकैत साहब इसलिए कह रहे हैं टैक्स लगाना चाहिए क्योंकि जब आपकी प्राइवेट मंडियां या फिर जब किसान बाहर जाके सामान बेचेगा वो उसमें टैक्स नहीं देगा तो एपीएमसी जो टैक्स लेती है उस वजह से फार्मर्स एपीएमसी को छोड़ के प्राइवेट मॉडल की तरफ बढ़ेंगे। तो दोस्तों इसमें हर्ज क्या है? अगर आप लोगों को टैक्स से इतनी प्रॉब्लम है तो आप एपीएमसी का टैक्स हटवाइए। आप नए बिल में टैक्स की छूट के ऊपर सरकार पे क्यों प्रेशर बना रहे हैं कि वो इस पे टैक्स लगाए? मगर आप लोग ऐसा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो टैक्स हटाने के लिए तो स्टेट गवर्नमेंट के पास आपको जाना पड़ेगा, यानी भारत की अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स को आपको कहना पड़ेगा कि वो एपीएमसी से टैक्स हटाए क्योंकि एपीएमसी एक स्टेट सब्जेक्ट है और उस पर लगाए गए टैक्स एक स्टेट गवर्नमेंट का रेवेन्यू है। मगर आप वो नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी लड़ाई मोदी सरकार से है, आपकी लड़ाई सेंट्रल गवर्नमेंट से है, इसलिए आप प्रेशर बना रहे हैं कि जो नया बिल आया है टैक्स उसमें लगाया जाए, ना कि एपीएमसी से टैक्स हटाया जाए। आपका मन बिल्कुल भी किसानों के ऊपर भले का नहीं है, आपका मन सिर्फ और सिर्फ सरकार से टकराने का है, ये बिलों पे ऑपोजिशन करने का है, चाहे उसकी कोई सेंस बने या ना बने। तो इन सवालों के जवाब के बाद और कई सारे फार्मिंग एक्सपर्ट्स के एग्री होने के बाद कि ये बिल सच में अच्छे हैं, फिर भी कुछ लोग बोलेंगे ये नहीं, ये होना चाहिए था, वो नहीं, ये होना चाहिए था, ऐसा नहीं, वैसा होना चाहिए था। कोई ना कोई कमी निकाल लेंगे क्योंकि किसी भी चीज में कमी निकालना ज्यादा आसान होता है रादर देन उस चीज की तारीफ करना। मगर हम लोगों के लिए इस समय जरूरी यह है कि हम लोग एक्सेप्ट करें ट्रुथ को कि हमारी फार्मिंग इंडस्ट्री क्राइसिस में है और बीमार है। अगर हम उस छोटे बच्चे की तरह जिसको उसके माँ बाप सही समय पे दवाई नहीं दे पाए हम वहीं फेल हो गए तो ये फार्मिंग इंडस्ट्री कोलैप्स कर जाएगी। दोस्तों हमारे किसान को हम अन्नदाता बोलते हैं, जय जवान जय किसान बोलते हैं, मगर जब बात आती है रिफॉर्म्स की तो हम लोग कैसे अपने कानों को बंद करके इस चीज को मान लेते हैं कि हमें कुछ नहीं करना रिफॉर्म्स से। दोस्तों अगर यही चीज थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब के समय पे सोच ली होती, यही चीज मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक को बनाने के टाइम पे सोच ली होती, माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स ने यही चीज सोच ली होती माइक्रोसॉफ्ट को बनाते समय, तो दोस्तों कभी भी इतने बड़े बड़े रेवोल्यूशन हमारी दुनिया में और देश में नहीं हो पाते। इसलिए रेवोल्यूशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम लोग कुछ चीजों को कड़वी गोली समझ के खाएं और इंतजार करें कि वो हमें सही रिजल्ट्स रीप करके दे। दोस्तों ये दवाई जरूर कड़वी है मगर ये हमारे बच्चे यानी हमारी फार्मिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है।